तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम एक फाइनेंशियल एडवाइजर की टॉप 5 फंड्स वाली पिच को जरा डिकोड करेंगे। मतलब हम ये समझेंगे कि इस तरह की लिस्ट आखिर तैयार कैसे की जाती है, इसमें क्या-क्या दावे होते हैं और एक निवेशक के लिए इसके क्या मायने हैं। तो ये है इस पूरी पिच का कोर प्रॉमिस। ये बात बिल्कुल साफ कर देता है कि यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं दी जा रही, बल्कि एक एक्शन प्लान देने का दावा किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये वादा पूरा कैसे होता है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सलाहकार इन दो फंड्स को आप कह सकते हैं किसी भी पोर्टफोलियो का इंजन बताता है। मतलब एक ऐसी नींव जिस पर स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों की उम्मीद टिकी होती है। तो लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और इसे सोर्स में क्या कहा गया है? द ग्रोथ इंजन। नाम से ही बिल्कुल साफ है कि इसे एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले मजबूत खिलाड़ी के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये सच में ध्यान खींचने वाला है। सोर्स का दावा है कि कुछ चुनिंदा 5 साल के एसआईपी पीरियड्स में इस फंड ने करीब करीब 30% का एक्सआईआरआर दिया है। अब ये एक ऐसा नंबर है जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है, और यही कह सकते हैं इस फंड की पिच का इमोशनल हुक है। अच्छा, अब इस जबरदस्त नंबर को और ज्यादा दमदार बनाने के लिए सोर्स एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देता है। वो ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ 1000 रुपए की एक छोटी सी मंथली एसआईपी भी 60 महीनों में इस कमाल के रिटर्न रेट पर एक बड़ी रकम बन सकती है। ये कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की ताकत दिखाने का एक क्लासिक तरीका है। तो प्रैक्टिकल टेकअवे क्या है? सोर्स की सलाह है कि इस फंड को एक हाई ग्रोथ सैटेलाइट की तरह यूज करें। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोर्टफोलियो का कोर नहीं है, बल्कि ग्रोथ को स्पीड देने के लिए एक छोटा एडिशनल हिस्सा है। इसके लिए 7 से 10 साल का होराइजन, इक्विटी का 15 से 35% एलोकेशन, और हाँ, एक साफ साफ चेतावनी भी है कि तेज उतार चढ़ाव के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे फंड पर, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसे कोर ग्रोथ फंड का टैग दिया गया है। मतलब इसे पहले वाले फंड के एग्रेसिव नेचर के मुकाबले एक ज्यादा स्टेबल प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन फंड के मजबूत 5 साला सीएजीआर पर जोर दिया गया है। मतलब इसकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पर। ये बेसिकली इसके स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड को दिखाता है और इसे एक भरोसेमंद ऑप्शन की तरह पेश करता है। तो इस फंड के लिए एडवाइस क्या है? बिल्कुल क्लियर है। इसे पोर्टफोलियो की नींव यानी कोर इक्विटी होल्डिंग बनाया जाए। इक्विटी का 25 से 40% तक हिस्सा इसमें लगाने का सुझाव है। रेगुलर इन्वेस्टिंग के लिए एसआईपी को बेस्ट बताया गया है, और अगर एक साथ पैसा लगाना हो तो स्टैगर्ड एंट्री की सलाह दी गई है। और ये स्लाइड देखिए, इन दोनों फंड्स का फर्क कितने अच्छे से समझा रही है। एक तरफ है हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला सैटेलाइट, और दूसरी तरफ है एक ज्यादा स्टेबल कोर होल्डिंग। सोर्स ने दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग रोल और रिस्क प्रोफाइल सेट किए हैं। इससे ये समझना काफी आसान हो जाता है कि दोनों मिलकर एक पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो कोर इंजन तो सेट हो गया। अब बात आती है पोर्टफोलियो में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधता लाने की। और इसी काम के लिए अगले फंड्स को लिस्ट में शामिल किया गया है। तो लिस्ट में तीसरा नंबर है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर के पास ये आज़ादी होती है कि वो मार्केट के हिसाब से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लगा सके। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सोर्स यहाँ मनी कंट्रोल के डेटा का हवाला देता है, जिसके मुताबिक पिछले 5 सालों का सीएजीआर यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 19.3% रहा है। तो इस फंड को एक तरह से हाइब्रिड की तरह देखा जा रहा है, जो कोर और सैटेलाइट दोनों का काम कर सकता है। इसके पीछे लॉजिक यह है कि ये एक प्योर मिड कैप फंड के मुकाबले कम उतार चढ़ाव के साथ ग्रोथ का मौका देता है, और यही चीज़ इसे 5 से 8 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाती है। अब लिस्ट में अगला जो फंड है वो पोर्टफोलियो में एक ग्लोबल तड़का लगाता है। ये है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसे दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ परफॉर्मेंस का जो दावा है वो अमेरिकी डॉलर में है। बताया गया है कि हाल के 5 साल के पीरियड्स में इसने मिड-20s मतलब 25% के आसपास का सालाना रिटर्न दिया है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉलर और रुपए के रेट का उतार चढ़ाव फाइनल रिटर्न पर सीधा असर डाल सकता है। तो इसका मकसद क्या है? बिल्कुल क्लियर है, डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल टेक कंपनियों में एक्सपोजर। सोर्स इसके लिए
इक्विटी पोर्टफोलियो का 10 से 20% हिस्सा रखने की सलाह देता है और साथ में एक वार्निंग भी है, करेंसी रिस्क यानी यूएसडी आईएनआर के जोखिम को हमेशा याद रखें। चलिए, अब आते हैं इस लिस्ट के सबसे अग्रेसिव और कह सकते हैं सबसे स्पेशल हिस्से पर। ये एक ऐसी टैक्टिकल प्ले है जो शायद हर किसी के लिए नहीं है। तो पांचवा और आखिरी फंड है निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स फंड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये मार्केट की सबसे छोटी कंपनियों को टारगेट करता है और इसीलिए सबसे ज्यादा वॉलेटाइल भी। इनमें ग्रोथ की संभावना तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जाहिर है रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। इसकी परफॉर्मेंस के लिए कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं दिया गया है, बल्कि सोर्स इसे मजबूत साइक्लिकल रिटर्न वाला बताता है। इसका मतलब ये है कि इसका परफॉर्मेंस मार्केट साइकिल से जुड़ा है। जब मार्केट में तेजी होती है तो ये जबरदस्त रिटर्न दे सकता है और मंदी में उतना ही नीचे भी जा सकता है। तो जाहिर है इस फंड के लिए जो सलाह दी गई है वो बहुत ही स्पेसिफिक और सतर्क है। इसे एक छोटे टैक्टिकल हिस्से के तौर पर यूज करने को कहा गया है, मतलब इक्विटी का 10% या उससे भी कम। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि इसमें सिर्फ एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें, 7 से 10 साल से ज्यादा का नजरिया रखें और हाँ, बड़े नुकसान के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। तो इन पांचों फंड्स की बात करने के बाद सोर्स अपनी पूरी सलाह को एक जेनेरिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में समेटता है। ये एक ऐसा ढांचा है जो सिर्फ इन्हीं फंड्स पर नहीं बल्कि कहीं भी लागू हो सकता है। ये स्लाइड एक तरह से एक यूनिवर्सल इन्वेस्टर चेकलिस्ट है। इसमें अपने टाइम होराइजन को समझना, पोर्टफोलियो को कोर और सैटेलाइट में बांटना और एसआईपी जैसे बुनियादी सिद्धांत शामिल हैं। ये पूरी प्रेजेंटेशन को एक साथ बांधने और एडवाइजर की क्रेडिबिलिटी को और मजबूत करने का एक तरीका है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस तरह की एक तैयार टॉप 5 लिस्ट किसी निवेशक के फैसलों को आखिर कैसे प्रभावित करती है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे चीज़ों को आसान बनाकर पेश करना हमारे फाइनेंशियल चॉइसेस को शेप देता है और क्या ये सिंप्लिसिटी हमेशा सही फैसले की गारंटी होती है?